नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, आदाब, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और ये है सूक्ष्म जीव का मतलब दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर है। और बिट्टू झा के द्वारा जो पूरा का पूरा बायोलॉजी है, अपने आप में ग्रंथ है दोस्तों, उसको हम याद कराने का एक सेशन चलाए हैं। तो 108 तक पहला पार्ट में अपलोड हो चुका है। अब देखेंगे 109 नंबर से, ठीक है। 108 को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं दोस्तों। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आया तो यहाँ से बाहर नहीं आएगा, ये मेरा दावा है, ठीक है। और पूरा बायोलॉजी अगर आप याद कर लेते हैं तो ऐसा सर का कहना है, बिट्टू सर का, कि इससे बाहर एनडीए लेवल तक मतलब ऑब्जेक्टिव कोई भी एग्जाम हो, बायोलॉजी में मेरे नोट से बाहर कुछ आता नहीं है। यहाँ तक उन्होंने कहा है कि मेरे ही नोट से वो लोग अपना क्वेश्चन तैयार करते हैं। तो खैर, कहने के लिए तो बहुत बात है, चलिए याद करते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत लोग याद करके बैठा है। देखिए 108 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जीवाणु से संबंधित निम्न कथन में कौन सही है। अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं, ठीक है। 109 नंबर क्वेश्चन देखें। जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है सूत्रकनिका। जो जीवाणु है ना, उसे कोशिका में सूत्रकनिका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। लेकिन दोस्तों जीवाणु में कोशिका भित्ति होता है, राइबोसोम होता है, जीव द्रव कला होता है। जीवाणु में दोस्तों क्या देखे, कोशिका भित्ति होता है, राइबोसोम होता है, जीव द्रव कला होता है। लेकिन दोस्तों सूत्रकनिका, ये तो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। जीवाणु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीवाणु की आकृति विषाणुओं की तुलना में बड़ा होता है। ये बात दोस्तों सही है। जो जीवाणु की आकृति है ना, वो विषाणु से बड़ा होता है। जीवाणु की आकृति विषाणु से बड़ा होता है, ठीक है। अच्छा, जीवाणु फिल्टर के पास नहीं होते हैं, जबकि विषाणु फिल्टर के पास हो जाते हैं। अच्छा, जीवाणु है ना फिल्टर से पास नहीं होता है, जीवाणु बड़ा होता है ना, इसलिए जीवाणु फिल्टर से पास नहीं होता है, लेकिन विषाणु फिल्टर से पास हो जाता है। दोनों का दोनों बात सही है, ठीक है। एकदम याद करते चलिए। जीवाणु में किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है। जीवाणु में कुंडलित डीएनए पाया जाता है। जीवाणु में दोस्तों कुंडलित डीएनए पाया जाता है। जीवाणु में कुंडलित डीएनए पाया जाता है। जीवाणुओं की साधारण आकृति होती है गोल। जीवाणु की जनरली जो आकृति होती है दोस्तों, वो गोल होता है। जीवाणु को कौमा के आकार का होता है, वह कहलाता है बाइब्रो। वह जीवाणु जो कौमा का आकार का होता है वह बाइब्रो कहलाता है। वह जीवाणु जो कौमा का आकार का होता है वो बाइब्रो कहलाता है। अच्छा, गोल आकृति वाले जीवाणु कोकाई कहलाते हैं। गोल आकृति वाले कोकाई, गोल आकृति वाले जीवाणु कोकाई कहलाते हैं। चलिए 115 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वह कहलाता है गोलाणु। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वह गोलाणु कहलाता है। वैसा जीवाणु जो आकार में बहुत छोटा होता है वह गोलाणु कहलाता है। अच्छा, एक सर्पिल जीवाणु को क्या नाम दिया गया है। सर्पिल जीवाणु को स्काइरीलम, स्पाइरीलम। सर्पिल जीवाणु को ना स्पाइरीलम नाम दिया गया है। सर्पिल जीवाणु को स्पाइरीलम नाम दिया गया है। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है। जीवाणु में दोस्तों वास्तविक केंद्रक है वह जीवाणु में नहीं होता है। वास्तविक केंद्रक जीवाणु में नहीं पाया जाता है। अच्छा, जीवाणु कोशिका में अभाव होता है। देखिए जीवाणु कोशिका में केंद्रक नहीं होगा, केंद्रिका नहीं होगा और केंद्रक झिल्ली भी नहीं होता है। तो जीवाणु की कोशिका में केंद्रक, केंद्रिका, केंद्रिका झिल्ली नहीं होता है, इसको याद रखिएगा। 119 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। जीवाणु निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है। तो जीवाणु बहुत ज्यादा मात्रा में सर्वव्यापी है और जीवाणु बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। शैवाल, कवक, कीट की अपेक्षा जीवाणु बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी का आशय क्या है। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी है, इसका मतलब क्या है। बैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषी दोस्तों पाया जाएगा, इसका मतलब क्या हो सकता है, तो ध्यान देंगे। वर्णकी लवक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में पाए जाते हैं क्रोमेटोफोर। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में पाया जाता है क्रोमेटोफोर। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में पाया जाता है क्रोमेटोफोर। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में पाया जाता है क्रोमेटोफोर। अच्छा, जीवाणुओं में श्वसन का स्थान कोशिका झिल्ली है।
जीवाणु श्वसन करता है कोशिका, माने जीवाणुओं में श्वसन का जो स्थान है वह कोशिका झिल्ली है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? नीलहरी शैवाल। साइनोबैक्टीरिया को नीलहरी शैवाल कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया को नीलहरी शैवाल कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया को दोस्तों नीलहरी शैवाल कहा जाता है। अगला है साइनोबैक्टीरिया होता है, मतलब साइनोबैक्टीरिया मतलब नीलहरी शैवाल, दोनों एक ही चीज है। तो साइनोबैक्टीरिया होते हैं प्रकाशीय विविध पोषी। साइनोबैक्टीरिया होते हैं प्रकाशीय विविध पोषी। साइनोबैक्टीरिया होता है प्रकाशीय विविध पोषी। अच्छा, जीवाणुओं के अभिरंजन के लिए उपयोग होता है क्रिस्टल वायलेट। जीवाणुओं के अभिरंजन के लिए उपयोग होता है क्रिस्टल वायलेट। जीवाणुओं के अभिरंजन के लिए उपयोग होता है क्रिस्टल वायलेट। सबसे छोटा जीव कौन है? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा जीव दोस्तों माइकोप्लाज्मा है। सबसे छोटा जीव माइकोप्लाज्मा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 127 नंबर क्वेश्चन। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं वह कहलाते हैं। वैसा जीवाणु जो सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देता है वह कहलाता है नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु। वैसा जीवाणु जो सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं वह कहलाते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। अच्छा, नोड्यूल, ठीक है। नोड्यूल मतलब जड़ों का गांठ होता है। नोड्यूल मतलब दोस्तों जड़ का गांठ होता है। तो नोड्यूल पाए जाते हैं जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, वह हो जाएगा चना में हो जाएगा, ठीक है। दलहनी पौधा समझिए ना, दलहन पौधा में, तो चना इसमें दलहन है, दलहन वाला में हो जाएगा। वही बात कह रहा है, समझ में आपको आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि मूल ग्रंथिकाओं पाई जाती है, माने मूल नूडल्स पाई जाती है कुछ कुछ लेग्यूमिनस पादप तथा कुछ अन्य पौधों में भी। लेग्यूमिनस पादप तथा मूल ग्रंथि पाई जाती है कुछ लेग्यूमिनस पादप में तथा कुछ अन्य पौधा में, ठीक है। अच्छा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में निम्नलिखित में कौन सी फसल सहायक है? फली या दलहन? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सी फसल सहायक है? फली या दलहन? 131 नंबर कहता है निम्न में कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? निम्न में कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? दोस्तों 131 का हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा राइजोबियम प्लस फ्रैंकिया। राइजोबियम और फ्रैंकिया दोनों याद रखिएगा। राइजोबियम और फ्रैंकिया दोस्तों कौन सा है? नाइट्रोजन, क्या कह रहा है, कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है, तो दोस्तों नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु हो जाएगा राइजोबियम और फ्रैंकिया। चलिए कुछ फैक्ट है उसको देख लेते हैं। कहता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकोन पेप्टिडोग्लाइकोन का बना होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल, ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है ना उसका सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकोन का बना होता है, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकोन का बना होता है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो क्या कह रहा है, लिपोपोलीस्क्राइड का बना होता है, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव पेप्टिडोग्लाइकोन का बना होता है, ग्राम नेगेटिव लिपोपोलीसेक्राइड। तो ग्राम नेगेटिव देखा आपने कि लिपोपोलीसेक्राइड का बना होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है 132 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का अवशोषण करना। जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का अवशोषण करना, ठीक है। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह सकते हैं क्योंकि जीवाणु जीव द्रव कुंचित हो जाते हैं, इस तरह मर जाते हैं। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह सकते हैं क्योंकि जीवाणु जीव द्रव कुंचित हो जाते हैं तथा इस प्रकार वो मर जाते हैं। 134 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
कहता है कि प्रशीतक खाद्य परीक्षण में मदद करता है। प्रशीतन प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर देता है। तो प्रशीतन मतलब फ्रीज वाली बात कर रहा है, वो खाद्य परीक्षण में मदद करता है, जैव रासायनिक अभिक्रिया दर को कम कर देता है। जीवाणुओं को पौधा माना गया है क्योंकि इसमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। जीवाणु को पौधा माना जाता है क्योंकि इसमें कठोर कोशिका भित्ति पाया जाता है। अगला देखेंगे 136 नंबर। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला छोटा छोटा बालों के समान की संरचना को पिलाई या फिम्बरी कहते हैं। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला छोटा छोटा बाल के समान की संरचना को पिलाई या फिम्बरी कहते हैं। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला छोटे छोटे बालों के समान की संरचना को पिलाई या फिम्बरी कहते हैं। हेट्रोसिस्ट हेट्रोसिस्ट पाए जाते हैं साइनोबैक्टीरिया में। हेट्रोसिस्ट पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया में। हेट्रोसिस्ट पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया में। निम्नलिखित में कौन जीव पीपीएलओ कहलाता है? निम्नलिखित में कौन सा जीव पीपीएलओ कहलाता है? माइकोप्लाज्म। निम्नलिखित में कौन सा जीव पीपीएलओ कहलाता है दोस्तों? माइकोप्लाज्म पीपीएलओ कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 139 नंबर। कहता है कि ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अंतर क्या है? कोशिका भित्ति के कारण। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अंतर है कोशिका भित्ति के कारण। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अंतर है कोशिका भित्ति के कारण। अब 140 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक 140 नंबर कहता है रिकेटेसिस रिकेटेसिस समूह है। सबसे पहले जान लीजिए, रिकेटेसिस जो है मोनेरा किंगडम के सदस्य है। रिकेटेसिस जो है दोस्तों मोनेरा किंगडम का सदस्य है। रिकेटेसिस समूह बैक्टीरिया का समूह जो कि मोनेरा से संबंधित है। अच्छा, साइनोबैक्टीरिया तथा बैक्टीरिया में समान रूप से पाया जाता है न्यूक्लाइड। साइनोबैक्टीरिया तथा बैक्टीरिया समान रूप में पाए जाते हैं न्यूक्लाइड। साइनोबैक्टीरिया तथा बैक्टीरिया में समान रूप से न्यूक्लाइड पाया जाता है। 142 नंबर है, मानव के आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? एस एसरिसिया कोलाई लाभदायक है। मानव के आंत में बैक्टीरिया पाया जाता है एसरिसिया कोलाई। मानव के आंत में पाया जाता है एसरिसिया कोलाई जो कि लाभदायक होता है। भोजन का विषाक्त उत्पन्न होता है क्लोस्ट्रीडियम बैटुमिना द्वारा। भोजन की विषाक्त उत्पन्न होता है क्लोस्ट्रीडियम बोट्रुलिनम द्वारा। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लोस्ट्रीडियम बोट्रुलिनम द्वारा। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? एनाबिना। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु है एनाबिना। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला जो मुक्त जीवी जीवाणु है वो एनाबिना है, इसको ध्यान रखेंगे। दही जमाने में जानते हैं लैक्टोबैसिलस होता है। चाय की पत्ती के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? जीवाणु का। चाय की पत्ती के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? जीवाणु द्वारा। चाय की पत्ती में क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? जीवाणु में। चाय की पत्ती के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? जीवाणु में, जीवाणु का। ठीक है, चाय की पत्ती में जीवाणुओं के क्रिया से विशेष सुगंध उत्पन्न किया जाता है क्यूरिंग के द्वारा दोस्तों, क्यूरिंग के द्वारा। ठीक है, चाय की पत्ती पर जीवाणुओं की क्रिया के विशेष सुगंध को उत्पन्न किया जाता है क्यूरिंग के द्वारा। अब देखेंगे साइनोबैक्टीरिया का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। साइनोबैक्टीरिया का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है धान के खेतों में। ठीक है, और दोस्तों साइनोबैक्टीरिया वहीं पाया जाएगा जहां दलदल वाला जगह होगा। तो धान की खेती में ज़्यादातर पानी की जरूरत होती है तो दलदली भाग रहता है वहीं पे। ठीक है, स्वतंत्र जीवी अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरांक जीवाणु है क्लोस्ट्रीडियम। स्वतंत्र जीवी अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरी कारक जीवाणु है क्लोस्ट्रीडियम। निम्न में कौन सहजीवी स्थिरी कारक जीवाणु है? फ्रैंकिया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। निम्नलिखित में कौन सहजीवी स्थिरकारक जीवाणु है? तो फ्रैंकिया और राइजोबियम। निम्नलिखित में कौन सहजीवी स्थिरकारक जीवाणु है?
निम्नलिखित में कौन सहजीवी स्त्री कारक जीवाणु है? फ्रैंकिया और राइजोबियम। ठीक है, और कुछ यहाँ नोट्स दिया गया, इसको भी देख लेते हैं। ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का वर्गीकरण क्रिस्टी ग्राम ने किया था। क्रिस्टी ग्राम एक वैज्ञानिक है, तो उसी ने किया था। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का वर्गीकरण क्रिस्टी ग्राम ने किया था। अगला क्वेश्चन है, जैव गैस के, कहता है दोस्तों एक सेकेंड, जैव गैस के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले जीवाणु के समूह है मिथेनोजेन। ठीक है, थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देते हैं। अगला कहता है कि जैव के उत्पादन में, जैव जैव गैस मतलब मीथेन गैस, जैव गैस को ही मीथेन कहते हैं। तो जैव गैस के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला जीवाणुओं के समूह है मिथेनोजेन। जैव गैस के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला जीवाणुओं के समूह है मिथेनोजेन। अगला है, वैसे जीवाणुओं के समूह जो फफूंदी के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाता है वह कहलाता है फ्लॉक्स। वैसे जीवाणु का समूह जो फफूंदी के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसा संरचना बनाता है वह कहलाता है फ्लॉक्स। अच्छा, जूट की रेटिंग के लिए किण्वनकारी सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया है। जूट की रेटिंग के लिए किण्वनकारी सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकेम। क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकेम। कहता है कि जूट की रेटिंग के लिए किण्वनकारी सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकेम। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकेम, क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकेम। ठीक है, अगला देखेंगे, कहता है कि योगहर्ट बनाने में भाग लेता है बैक्टीरिया। योगहर्ट बनाने में भाग लेने वाला बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिल्स। योगहर्ट बनाने में भाग लेने वाला बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिल्स। योगहर्ट बनाने में भाग लेने वाला बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिल्स। अच्छा, एक्टिनोमाइसिटीज वर्ग में आते हैं, एक्टिनोमाइसिटीज वर्ग में आते हैं जीवाणु। 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 ठीक है, अगला चलिए, माइकोप्लाज्मा की खोज सबसे पहले किया था ई नोडार्क तथा ईआर रॉक्स ने। ई नोकार्ड ई नोकार्ड तथा ईआर वॉक्स ने 1898 में। माइकोप्लाज्मा का खोज किया था ई नोकार्ड तथा ईआर रॉक्स ने 1898 में। माइकोप्लाज्मा का खोज किया था ई नोकार्ड तथा ईआर रॉक्स 1898 में। निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? डिप्थीरिया, क्षय रोग और प्लेग। सारे के सारे जीवाणु द्वारा होता है। डिप्थीरिया, क्षय रोग और प्लेग, ये सारे के सारे जीवाणु के द्वारा होते हैं। ठीक है, अगला 158 नंबर क्वेश्चन, बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? नवजात को लगाया जाता है। बैसिलस कैमेट यूरिन। तो बीसीजी का टीका दोस्तों नवजात को लगाया जाता है, जन्म के समय ही लगाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु के कारण नहीं होता है? चेचक विषाणु से होता है। सिफिलिस, टिटनेस, लॉकजा या निमोनिया। सिफिलिस, नमोनिया, टिटनेस या लॉकजा दोस्तों ये सारे के सारे विषाणु द्वारा होते हैं, जीवाणु द्वारा होते हैं। देखिए, सिफिलिस, निमोनिया, टिटनेस या लॉकजा ये सारे के सारे जीवाणु के द्वारा होते हैं, लेकिन चेचक दोस्तों विषाणु के द्वारा होते हैं। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि बच्चों को किस रोग से प्रतिरक्षण करने के लिए डीपीटी का टीका लगाते हैं? कुकुर खांसी। बच्चों को कुकुर खांसी से बचने के लिए डीपीटी का टीका लगाते हैं। और डीपीटी का पूरा नाम होता है डिप्टीरिया पर्टूसिस टेटनस। डिप्थीरिया पर्टूसिस और टेटनस। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों 161 नंबर क्वेश्चन। 161 नंबर क्वेश्चन देखेंगे,
कहता है निम्नलिखित में से किस रोग का कारण जीवाणु है? टाइफाइड जीवाणु से होता है, सुजाक गोनोरिया जीवाणु से, कुकुर खांसी भी जीवाणु से। ठीक है, तो टाइफाइड जीवाणु से, सुजाक जीवाणु से, कुकुर खांसी भी जीवाणु से। कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? जीवाणु से। कुष्ठ रोग होता है जीवाणु के कारण, कुष्ठ रोग जीवाणु के कारण। अच्छा, बहुऔषधीय चिकित्सा एमडीटी किसके संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है? बहुऔषधीय चिकित्सा एमडीटी किसके संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है? तो कोढ़ से, माने कुष्ठ रोग से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 164 नंबर। कहता है दोस्तों कि हैजा का क्या कारण है? तो सबसे पहले हैजा तो जीवाणु से होता है, हैजा होता है जीवाणु से, लेकिन किस जीवाणु से? वाइब्रियो कोलेरी जीवाणु से। वाइब्रियो कोलेरी जीवाणु से होता है। हैजा होता है जीवाणु से, वाइब्रियो कोलेरी जीवाणु से होता है। निम्नलिखित में कौन जल जनित रोग है? तो हैजा जल जनित रोग है। हैजा दोस्तों जल से होने वाला रोग है, लेकिन चेचक हवा से फैलता है। चेचक हवा से फैलने वाला रोग है। मलेरिया मच्छर से होगा। तपेदिक टीबी तो आप जानते ही हैं, इससे होता है। ठीक है, अच्छा, मेनिंजाइटिस या गर्दन तोड़ बुखार जीवाणु से होता है। मेनिंजाइटिस या गर्दन तोड़ बुखार जीवाणु के द्वारा होता है। मेनिंजाइटिस या गर्दन तोड़ बुखार जीवाणु से होता है। मेनिंजाइटिस या गर्दन तोड़ बुखार जीवाणु से होता है। अगला देखेंगे 167 नंबर। किसकी पहचान विडाल परीक्षण से किया जाता है? टाइफाइड। टाइफाइड की पहचान विडाल परीक्षण से करते हैं। टाइफाइड की पहचान विडाल परीक्षण से किया जाता है। काली मौत किसे कहते हैं? प्लेग को। काली मौत कहते हैं प्लेग को। काली मौत प्लेग को। नींबू तथा टमाटर में कैंकर रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। नींबू तथा टमाटर में जो कैंकर रोग हो जाता है वो जीवाणु के कारण होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है सेब तथा और नाशपाती में होने वाला नीरजा रोग जीवाणु द्वारा होता है। सेब और नाशपाती में जो नीरजा रोग होता है वो भी जीवाणु से होता है। सेब और नाशपाती में होने वाला नीरजा रोग दोस्तों जीवाणु के द्वारा होता है। किससे? धनु धनु स्तंभ होता है जीवाणु से। माने धनु स्तंभ माने टिटनेस। धनुष स्तंभ दोस्तों मतलब टिटनेस होता है जीवाणु के द्वारा। अच्छा, निम्नलिखित में कौन मवेशियों में एंथ्रेक्स नामक बीमारी उत्पन्न करता है? निम्नलिखित में कौन मवेशी में एंथ्रेक्स नामक बीमारी उत्पन्न करता है? तो बैक्टीरिया है। तो मवेशी में एंथ्रेक्स नामक बीमारी कौन उत्पन्न करेगा? वो बैक्टीरिया करेगा। ठीक है, 172 हो गया। उससे पहले थोड़ा सा ये नोट्स देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। हेपेटाइटिस बी का फैलाव रक्त और लार से होता है। हेपेटाइटिस बी फैलता है रक्त और लार से। हेपेटाइटिस बी फैलता है रक्त और लार से। वाहित मल जल, इसको सेवेज कहते हैं। वाहित जलमल को सेवेज कहते हैं। तो वाहित जलमल शहरों में नाला से होकर बहने वाले मानव मलमूत्र प्लस अपशिष्ट पदार्थ है। दोस्तों वाहित मल जल जो है ना, जिसको सेवेज कहते हैं, सीवेज, तो सीवेज क्या है कि शहर में जो नाला बहता है ना, वो बहने वाला मानव मलमूत्र अवशिष्ट पदार्थ, यही है आपका सीवेज। ठीक है, वाहित जलमल। 173 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, टीबी होता है ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरिया द्वारा। ठीक है, ठीक है, तो टीबी होता है माइक्रोबैक्टीरिया के द्वारा। प्रोकैरियोट के अंतर्गत आने वाले वे जीव कौन है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? तो वह हो जाएगा माइकोप्लाज्म। प्रोकैरियोट के अंतर्गत आने वाले वे जीव कौन है जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? वो माइकोप्लाज्म है। प्रोकैरियोट के अंतर्गत आने वाले वे जीव कौन है जिससे कोशिका भित्ति नहीं होती है? वो माइकोप्लाज्म है। कौन संक्रामक रोग नहीं है? मधुमेह दोस्तों संक्रामक रोग नहीं है, लेकिन यक्ष्मा संक्रामक है, हैजा संक्रामक है, चेचक संक्रामक है। तो यक्ष्मा संक्रामक है, हैजा संक्रामक है, चेचक संक्रामक है, लेकिन मधुमेह संक्रामक नहीं होता है। 176 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कौन संक्रामक रोग होता है? डिप्थीरिया संक्रामक है, डिप्थीरिया संक्रामक है, रेबीज भी संक्रामक है, कालाजार भी संक्रामक है। ठीक है, तो डिप्थीरिया संक्रामक है, रेबीज भी संक्रामक रोग है और कालाजार भी संक्रामक रोग है। टीएबी के टीके द्वारा निम्नलिखित में किस रोग का नियंत्रण किया जा सकता है? टाइफाइड का।
टीएबी के टीके द्वारा निम्नलिखित में किस रोग का नियंत्रण किया जा सकता है? टीएबी के टीके के द्वारा किस रोग का नियंत्रण किया जा सकता है? वो टाइफाइड है, ठीक है। और क्षय रोग फैलता है हवा द्वारा, इसको याद रखिएगा। क्षय रोग मतलब टीबी फैलता है हवा के द्वारा, इसको याद रखिएगा। टीकाकरण एक व्यक्ति को रोग से बचाता है क्योंकि वह प्रतिरक्षी पदार्थ उत्पन्न करता है, एंटीबॉडी। टीकाकरण एक व्यक्ति को रोग से बचाता है क्योंकि वह प्रतिरक्षी पदार्थ उत्पन्न करता है, मतलब एंटीबॉडी उत्पन्न करता है। ट्रिपल एंटीजन टीका किस रोग के उपयोग में नहीं होता है? टाइफाइड में। दिक्कत है कि ट्रिपल एंटीजन टीका किस रोग के उपयोग में नहीं होता है? तो टाइफाइड में नहीं होता है, लेकिन डिप्थीरिया में होता है। ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग डिप्थीरिया में होता है, माने डीपीटी। पर्टूसिस में और टेटनस में डीपीटी का प्रयोग करते हैं। डीपीटी को ट्रिपल एंटीजन टीका कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहा कि ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसको किसको करते हैं? तो डिप्थीरिया में करते हैं, पर्टूसिस में करते हैं, टेटनस में करते हैं, लेकिन टाइफाइड में नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। 181 नंबर। सिंड्रोम का अर्थ क्या है? लक्षणों का समूह। सिंड्रोम का अर्थ है लक्षणों का समूह। सिंड्रोम का अर्थ है लक्षणों का समूह। निम्नलिखित में कौन सा टीका 1.1/2, 2.1/2 तथा 3.1/2 माह, मतलब कि 1.5 महीना, 2.5 महीना और 3.5 महीना में दिया जाता है? तो डीपीटी, हेपेटाइटिस बी और पोलियो। डीपीटी, हेपेटाइटिस बी और पोलियो। देखिए कौन सा टीका 1.5 महीना, 2.5 महीना और 3.5 महीना में दिया जाता है? डीपीटी, हेपेटाइटिस बी और पोलियो, यही। 183 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि निमोनिया किस जीवाणु के कारण होता है जो फेफड़ा को प्रभावित करता है? निमोनिया किसके कारण होता है? तो सबसे पहले निमोनिया जीवाणु के कारण होता है, लेकिन निमोनिया तो फेफड़ा को प्रभावित करता है ना, तो किसके कारण होता है वो देख लेते हैं। निमोनिया दोस्तों होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनो जीवाणु और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जीवाणु, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनो जीवाणु और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जीवाणु के कारण होता है। एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक औषधि किस रोग में उपयोगी होता है? काली खांसी में। एरिथ्रोमाइसिन एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक औषधि किस रोग में उपयोगी होता है? काली खांसी में। एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक औषधि किस रोग में होता है? काली खांसी में होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंध है? तो मर्स, इसको MERS जो कि कोरोना वायरस से संबंधित है दोस्तों। MERS जिसको मर्स कहते हैं, SARS जिसको सर्स कहते हैं, और कोविड-19। MERS मर्स, MARS सार्स और कोविड-19 ये सारे के सारे कोरोना वायरस से संबंधित है। कौन जीवाणु के कारण होने वाला रोग है? आलू का विल्ट रोग जीवाणु से होता है, गेहूं का विल्गन रोग जीवाणु से होता है, चावल का अंगमारी रोग जीवाणु से होगा। आलू का विल्ट रोग जीवाणु से, आलू का विल्ट रोग जीवाणु से, गेहूं का विल्गन रोग भी जीवाणु से, और चावल की अंगमारी रोग भी जीवाणु से होता है। 187 नंबर। निम्नलिखित में कौन से जल संक्रामक है? तो दोस्तों टाइफाइड और हेपेटाइटिस ए। टाइफाइड और हेपेटाइटिस ए जल संक्रामक है। हेपेटाइटिस भी तो जानते हैं रक्त से और लार से होता है, और टीबी का आपको पता ही है। तो जल संक्रामक टाइफाइड है और हेपेटाइटिस ए है, ठीक है। टीका क्या है? कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा, एंटीजन, ठीक है। तो टीका है कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा है। टीका जो है दोस्तों कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा है। टीका है कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा है। 189 नंबर देखेंगे। डिप्थीरिया का मुख्य लक्षण, सबसे पहले डिप्थीरिया होता है जीवाणु से। डिप्थीरिया किससे होता है? जीवाणु से होता है। डिप्थीरिया दोस्तों जीवाणु से होता है, और मुख्य लक्षण है इसका गला घुटना। डिप्थीरिया का मुख्य लक्षण है गला घुटना। डिप्थीरिया का मुख्य लक्षण होता है गला घुटना। अच्छा, प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त होते हैं जीवाणु से। प्रतिजैविक अधिकांशतः प्राप्त होते हैं जीवाणुओं से। प्रतिजैविक अधिकांशतः प्राप्त होते हैं जीवाणु से। अच्छा, पनीर में विशेष सुगंध आता है जीवाणु से। पनीर में जो विशेष सुगंध है ना वो जीवाणु से ही आता है, ठीक है। 10 क्वेश्चन आ रहे दोस्तों, 100 का हम लिए हैं 100 क्वेश्चन। वाहित मल जल के द्वितीयक उपचार में मुख्यतः किसकी आवश्यकता होती है? जीवाणु की। वाहित मल जल के द्वितीयक उपचार में, वाहित जलमल के द्वितीयक उपचार में दोस्तों
जीवाणु का उपयोग किया जाता है। नोट्स देख लेते हैं। देखिए वाहित जलमल के बारे में है, पूरा अच्छे से इसको जानेंगे क्या है। देखिए वाहित मल जल का उपचार दो तरीका से होता है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक में कैसे होता है, बड़े अपशिष्ट को छान लिया जाता है, इसमें जीवाणु की आवश्यकता नहीं होती है। प्राथमिक में क्या होता है कि जो भी वाहित मल जल है उसका जो बड़ा बड़ा अपशिष्ट है, लकड़ी होता है, प्लास्टिक होता है, ढक्कन हो जाता है, कपड़ा उपड़ा ये सब रहता है ना, तो उस सबको छान लिया जाता है, इसमें जीवाणु की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन दोस्तों इसका द्वितीयक उपचार कहता है कि इसमें प्राथमिक उपचार के बाद पानी के अंदर जो कचरा जमा होता है ना, उसमें जीवाणु मिलाकर उसको सड़ा गला देते हैं और जैविक खाद बनाया जाता है। बात समझ में आ गया। चलिए 193 नंबर, 7 क्वेश्चन और है। कहता है निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रोजन स्थिरकारक जीवाणु नहीं है। बैसिलस थुरिंजियंसिस कौन सा नाइट्रोजन स्थिरकारक जीवाणु नहीं है, तो बैसिलस थुरिंजियंसिस। योगहर्ट बनाने में भाग लेने वाला बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिल्स दोनों है। योगहर्ट बनाने में भाग लेने वाला बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिल्स, दोनों का दोनों है। 195 नंबर, 5 क्वेश्चन और आ गया। नीफ जीन किसमें पाया जाता है, राइजोबियम में। नीफ जीन किसमें पाया जाता है, राइजोबियम में। नीफ जीन जो है ना दोस्तों वो राइजोबियम में पाया जाता है। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है यूग्लिना को। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है यूग्लिना को। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जानते हैं यूग्लिना को। हिटेक्कर के 5 जगत वर्गीकरण में यूग्लिना किस जगत में रखा गया है, प्रोटिस्टा में। हिटेक्कर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया था, उसमें यूग्लिना को दोस्तों प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 198 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पौधा तथा जंतु के बीच योजक करी यूग्लिना है। पौधा तथा जंतु के बीच योजक करी यूग्लिना है। पौधा तथा जंतु के बीच योजक करी यूग्लिना है। यूग्लिना का प्रचलन अंग होता है फ्लैजिला। यूग्लिना का प्रचलन अंग फ्लैजिला है। यूग्लिना का प्रचलन अंग दोस्तों फ्लैजिला है। यूग्लिना में फ्लैजिला की संख्या 2 होता है। यूग्लिना में फ्लैजिला की संख्या दोस्तों 2 होता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, पढ़ाई करें, अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।